इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रश्न से। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि IRNSS में कुल कितनी सैटेलाइट्स हैं। इसका सही जवाब है 7 सैटेलाइट्स। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक है किसान हड़ताल के समाधान हेतु SBI की सलाह। क्योंकि आज का टॉपिक कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियों से रिलेटेड है, तो यह GS पेपर 2 में रिलेट होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद कि ये पूरा मुद्दा क्या है जिस पे विवाद चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें सुझाए गए समाधान देखेंगे, उनके प्रभाव देखेंगे, चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा प्रश्न। और साथ ही साथ जैसा कि रोज रहता है सेशन के बीच में भी प्रश्न रहेगा जिसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार MSP के लिए या तो उसको कोई कानूनी दर्जा दे या फिर यह सुनिश्चित करे कि जो MSP है उसको खत्म नहीं किया जाएगा और ये कानून लागू होने के बाद वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि ये सारा जो मुद्दा है ये MSP से जुड़ा है। आखिर ये MSP क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। ये वह मूल्य होता है जिस पे सरकारी एजेंसी जो होती है वो किसानों से, जो सरकारी एजेंसी यानी कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो किसानों से उनकी फसल खरीदती है जिस मूल्य पे, मिनिमम मूल्य पे, उसको हम कहते हैं MSP। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा है किसानों को कि 2000 रुपये प्रति क्विंटल में उनकी गेहूं खरीदी जाएगी, तो 2000 रुपये जो मूल्य है वो तो मिनिमम किसानों को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हालांकि सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि इन कानूनों के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, MSP में वो वैसा ही रहेगा जैसे वो है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही वो खत्म किया जाएगा। इस विषय में जो किसान नेता हैं और सरकार के बीच काफी वार्ताएं हो चुकी हैं, पर इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो ऐसे में SBI जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने कुछ सिफारिशें दी हैं जिन पे हम आगे की चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जानेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल सरकार ने 2020 में जून में 3 नए अध्यादेश लागू किए थे जिनको बाद में अधिनियम बना दिया गया था। पहला था कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा था कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। हालांकि यह जितने भी नियम हैं ये किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, पर किसान इससे सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि सबसे पहले किसान कह रहे हैं कि इसके जरिए नया ट्रेड जोन जो है इसमें स्थापित हो जाएगा जिससे MSP को खतरा है। दरअसल किसानों का कहना है कि जो APMC है यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो है, उसके अलावा एक नया ट्रेड जोन बन जाएगा जिससे MSP के खत्म होने का डर है, ऐसा किसानों का मानना है। क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार जो है वो APMC के थ्रू MSP पर इनके उत्पादों को खरीदती थी। तो अगर यह नया ट्रेड जोन बन जाता है तो MSP खत्म हो जाएगा। दूसरा, किसान नेताओं का कहना है कि गैर APMC मंडियों के रेगुलेशन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में किसानों को व्यापारियों के साथ लेन देन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये किसान नेताओं का कहना है। उसके बाद उनका कहना है कि प्राइस फिक्सेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ऐसे में किसानों का शोषण हो सकता है। चौथी बात वो कह रहे हैं कि लेन देन पर टैक्स नहीं ले पाएंगे। जो वहां की राज्य सरकारें होंगी वो वहां पर जो बाजार में हो रहे व्यापार हैं उन पर टैक्स नहीं ले पाएगी, जिसके कारण रेवेन्यू लॉसेस यानी कि राजस्व घाटा हो सकता है। तो ऐसा किसानों का कहना है। अब ऐसे में जान लेते हैं कि SBI ने
क्या उनके सामने जो है प्रस्ताव रखे हैं या जो सिफारिशें रखी हैं उसके मुताबिक क्या होगा। एसबीआई का कहना है कि सरकार को सबसे पहले ई नाम पोर्टल है एक, उसके जरिए सरकार को फ्लोर प्राइस दिए जाते हैं। तो एसबीआई चाहती है कि एमएसपी की जगह फ्लोर प्राइस को दे दी जाए। तो इससे क्या होगा, ई नाम जो है एक पोर्टल है, ई नाम यानी कि नेशनल एग्री मार्केट, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें वर्तमान में जितनी भी एपीएमसीज हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा संगठित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि एक जो है यूनिफाइड मार्केट जो है स्थापित हो सके जहां पर उत्पादों को बेचा जा सके। तो एसबीआई का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था की जगह फ्लोर प्राइस को जो है उस पर दिए जाने की जरूरत है। उसके बाद एसबीआई का कहना है कि प्रोक्यूरमेंट के संबंध में एक क्वांटिटी गारंटी क्लॉज जोड़ने की भी आवश्यकता है। एसबीआई कहती है कि सरकार को चाहिए कि वो प्राइस गारंटी दे, जो कि किसान भी मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ एक क्वांटिटी गारंटी क्लॉज भी जोड़ दे, मिनिमम 5 साल का। उसका अर्थ है कि इतने समय तक सरकार जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उतना खरीदेगी किसानों से। तो इससे क्या होगा, किसान भी सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमें इतना जो है हमारा बिकेगा ही बिकेगा। तो उससे जो है एक क्लॉज जुड़ने से जो है किसानों का विश्वास जीता जा सकेगा। तो यह है गारंटी क्लॉज जिसको जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद सरकार को वर्तमान एपीएमसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत भी करना होगा। इसके साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बॉडी बनाने की भी जरूरत है, और जो छोटे जो किसान हैं उनके जो है अधिकारों को संरक्षण के लिए एक निकाय बनाने की भी जरूरत है। उसके बाद सरकार किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े मानकों की भी समीक्षा करें, क्योंकि ये पहले की तरह प्रभावी नहीं रहे। अब बारी आती है आपके प्रश्न की। आपको बताना है कि केसीसी स्कीम को किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था। तो अब आगे देख लेते हैं कि अगर ये जो है जो उन्होंने आगे सिफारिशें रखी हैं, अगर उनको लागू कर दिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले अगर ये सुझाव जो है लागू कर दिए जाते हैं तो इससे किसान की शिकायतें दूर हो सकती हैं। उसके बाद एपीएमसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से फसल बर्बादी में भी अंकुश लगेगा। इसके साथ साथ जो बिचौलियों का जो रोल है उसमें वो भी खत्म हो जाएगा, और क्रय और विक्रेता के लाभ भी सुनिश्चित हो सकेंगे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सरकार हर साल अनाज के मामले में 27,000 करोड़ का जो है हानि होती है सरकार को। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो कॉस्ट लॉसेस होते हैं उनमें सरकार को 27,000 करोड़ का लॉस हर साल होता है। केसीसी मानकों में सुधार से किसान की आय में बढ़ोतरी भी होगी। उसके बाद क्वांटिटी क्लॉज से क्या होगा कि अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रोक्यूरमेंट हो सकेगा। इसमें भी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गेहूं का अब तक जितना भी उत्पादन हुआ है उसमें से केवल 25 से 35% तक का प्रोक्यूरमेंट हुआ है। तो अगर ये लागू हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ऐसे में जान लेते हैं कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या होंगी। ई नाम मंडी में ज्यादातर अगर हम इसकी बात करें फसलों के फ्लोर प्राइस की, तो उड़द की फसल को छोड़कर बाकी जितनी भी फसलें हैं उसमें जितना भी एवरेज प्राइस है वो एमएसपी से कम है। अब ऐसे में किसान चाहते हैं कि एमएसपी को मजबूत किया जाए, और अगर ये लागू हो जाता है तो ये विवाद को और बढ़ा सकता है। इसके बाद एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए अतिरिक्त व्यय होगा, जिसके लिए अलग से लागत भी बढ़ेगी। उसके बाद ई नाम पोर्टल के अब जैसे कि इसमें जो है जोर दिया गया है कि ई नाम पोर्टल को यूज किया जाए। अब ऐसे में किसानों को जागरूकता ही नहीं है इस बारे में, तो उसमें जागरूकता की कमी है, तो इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद इसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो संस्थान हैं उनको मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाए तो मूल्य आयोग की भूमिका पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो।
अगर सरकार चाहती है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए तो उन्हें SBI की जो सिफारिशें हैं उन पर विचार करना होगा और इसे जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करनी होगी। उसके अलावा फ्लोर प्राइस को अगर MSP से ज़्यादा रख दिया जाए तो किसानों की भी समस्या हल हो जाएगी और यहाँ से सरकार की भी हो जाएगी। तो कम से कम फ्लोर प्राइस को कुछ अधिक रखना होगा MSP से। इसके बाद ई-नाम पोर्टल का जैसे कि उपयोग की बात हुई थी, तो उसके लिए किसानों को जागरूक करना होगा, उसके लिए कुछ अभियान चलाने होंगे। और उसके बाद थाईलैंड, इसमें जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो संस्थान है उसमें हम थाईलैंड का उदाहरण ले सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर यह प्रयोग बहुत सफल हुआ था। अब बारी आती है आपके आज के प्रश्न की। लंबे समय से चल रहे कृषि कानून विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। इन विवाद निपटान के संदर्भ में व्यवहार्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।